हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, और इस चैप्टर के दोस्तों इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये पूरी वीडियो दोस्तों नए सिलेबस के आधार पर तैयार की गई है, और जो पेपर आपको 2022 और 23 यानी इस साल जो पेपर आने वाला है उसके हिसाब से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद है शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन के पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया है, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह प्रदेश किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। यह प्रदेश इराक गणराज्य की फरात तथा दजला, क्या जी हाँ दजला नहीं दजला, प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, तो दजला नदियों के मध्य स्थित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों कि मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान ये इराक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस तथा पोटोमोस से बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटोमोस का अर्थ है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए बहुत ही जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब हुई? तो मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत होती है 1840 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के दो स्थलों के नाम बताओ जहां लंबे समय तक उत्खनन कार्य चला। तो मेसोपोटामिया के वो दो स्थल जहां लंबे समय तक उत्खनन कार्य चला वो है उरुक और मारी। ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया के कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, इराक के किस भाग में सबसे पहले नगरों तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? तो दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ यानी उद्भव हुआ। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के इतिहास के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? तो मेसोपोटामिया के इतिहास के स्रोत जिनके माध्यम से हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता चलता है वो है इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, औजार, ठीक, कब्रें, मुद्राएं और लिखित दस्तावेज। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहाँ की खेती सबसे अधिक उपजाऊ देने वाली थी? तो जो है इसका दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती जो है सबसे प्राचीन व्यवस्थाओं में उपजाऊ और अधिक उपज देने वाली थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कांस्य युग में अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व यहाँ पे आपको बता देना चाहिए दोस्तों, ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर हम ईस्वी की बात करें तो ईसा मसीह जन्म के बाद। कांसा कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? तो कांसा तांबा तथा रागा से मिलाकर बनाया जाता है। शहर अथवा कस्बे किस प्रकार स्थिति में आते हैं? जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां और स्थान पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है तो इससे शहर जो है और कस्बे अस्तित्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाकरा शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? इसे किस चीज़ से बनाया गया था? तो वारका शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के उर नगर से, कहाँ से मिला था? उर नगर से। ठीक है, उर नगर से मिला है। इसे सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। क्लियर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शहरी जीवन की दो विशेषता बताओ। तो शहरी जीवन की दो सबसे बड़ी विशेषता है श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन। मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं तथा अन्य पदार्थ कहाँ से मंगवाते थे? इसके बदले में वे क्या निर्यात करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। इसके बदले में वे कपड़ा और कृषि उत्पाद निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया का कौन सा जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था? तो वह है फरात नदी मार्ग। लेखन या लिपि से क्या अभिप्राय है? अब लेखन या लिपि का मतलब क्या होता है?
लेखन या लिपि से अभिप्राय उन ध्वनियों से है जो संकेतों और चिन्हों के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे दोस्तों हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, तो जिस भाषा को बोला जाता है और उस भाषा को लिखित रूप में प्रमाणित रूप से लिखा जाए तो उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, जिस लिपि में लिखी जाती है। लेखन कला का क्या महत्व है? लेखन कला का मानव जीवन में विशेष महत्व है। यह निम्नलिखित बातों से जाना जा सकता है। लेखन कला द्वारा हिसाब किताब को समुचित ढंग से रखा जा सकता है। लेखन कला से मनुष्य दूर दूर बैठे लोगों के साथ अपना संपर्क बनाए रख सकता है। और लेखन कला का सबसे महत्व इस बात में है कि मनुष्य पुस्तकों के रूप में अपने ज्ञान को संचित कर सकता है। इस प्रकार वह अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकता है। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते उसे क्या है? चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं का। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कीलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म। जी हाँ, मेसोपोटामिया जो लोग लिपि लिखते थे उसे कीलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म भी कहते थे। क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना है? तो क्यूनिफॉर्म शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों क्यूनियस तथा फॉर्मा से मिलकर बना है। क्यूनिस का अर्थ है खूंटी तथा फॉर्मा का अर्थ है आकार। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है सुमेरियन। 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा के स्थान किस भाषा ने ले लिया? तो 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा के स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम क्यों थी? यानी मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे कम क्यों थे? तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर लिपि की संख्या सैकड़ों में थी। इसके अतिरिक्त चिन्ह बहुत ही जटिल थे। इसी कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता कम थी। फॉर एग्जाम्पल के अगर हम 26 लेटर इंग्लिश की बात करें, हिंदी की वर्णमाला लिपि की बात करें, तो वही लोग याद नहीं कर पाते, तो वो सैकड़ों में लिपि कैसे याद कर पाएंगे? सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किस व्यक्ति से जोड़ा जाता है? तो इस घटना को जोड़ा जाता है उरुक शहर के प्राचीन शासक एनमरकर से। जी हाँ, एक प्राचीन शासक एनमरकर से। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार व्यापार और लेखन की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने की? तो राजा ने की। दक्षिणी मेसोपोटामिया में विकसित शहर कौन कौन से प्रकार के थे? तो मंदिरों के चारों ओर विकसित शहर, व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित शहर और शाही शहर। ठीक है, मेसोपोटामिया के दो देवी देवताओं का नाम बताओ। तो मेसोपोटामिया के दो देवी देवता हैं, चंद्र देवता उर और प्रेम युद्ध की देवी इन्नान। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और लोगों के पशुधन का स्वामी किसे माना जाता था? तो आराध्य देव को। मेसोपोटामिया के लोगों के धर्म की दो विशेषता बताओ। तो मेसोपोटामिया के समुदाय का अपना अपना इष्ट देव होता था। लोग देवी देवताओं को अन्न, दाही तथा मछली अर्पित करते थे। ठीक है, हौज क्या होता है? हौज जमीन में ढका हुआ एक गड्ढा होता है, इसमें पानी तथा मल जाता है। उर नगर में घरों के बारे में प्रचलित कोई दो अंधविश्वास बताओ। यदि घर की देहली ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लाती है। यदि सामने एक दरवाज़ा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रचलित खबर थी वहाँ पर। उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? तो शवों को भूमि के नीचे दफना दिया जाता था। मारी राज्य में कौन कौन से खानाबदोश समुदाय के लोग आकर बसे? वहाँ के राजा किस समुदाय के थे? तो मारी राज्य में अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मेनियन समुदाय के लोग आकर बसे। वहाँ के राजा एमोराइट समुदाय के थे। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? यह किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। यह दजला और फरात नामक नदियों के मध्य स्थित है। उर नगर की कोई तीन विशेषताएं बताइए। उर नगर की तीन विशेषताएं: पहला है, नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी तथा संकरी थीं। जल निकासी के लिए नालियां और मिट्टी की नालिकाएं बनी हुई थीं। लोग अपने घरों की सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। नेक्स्ट है, गिलमिश के महाकाव्य की रचना कब की गई थी? इसे कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया? तो गिलमिश महाकाव्य की रचना लगभग 2725 ईसा पूर्व में की गई थी। ये काव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा जो है बहुत महत्वपूर्ण देन है संसार को। मेसोपोटामिया के लोगों ने समय विभाजन किस प्रकार किया? तो उनका समय विभाजन चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पर आधारित था। इसके अनुसार एक वर्ष को 12 महीनों, एक महीनों के 4 हफ्तों और एक दिन के 24 घंटे तथा 1 घंटे को 60 मिनट में बांटा गया था। अशुरबनिपाल कौन था? उसकी दो उपलब्धियां बताइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अशुरबनिपाल असीरिया का अंतिम राजा था। पहली उपलब्धि है, उसने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की और उसने इतिहास, महाकाव्य, साहित्य, ज्योतिष आदि की पट्टिकाओं में को इकट्ठा करवाया।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। बेबीलोनिया को असीरिया आधिपत्य से कब और किसने मुक्त कराया? तो बेबीलोनिया को असीरिया आधिपत्य से दक्षिणी कछार के सूरवीर नेबोपोलसार ने 625 ईसा पूर्व में मुक्त कराया। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? इसका एक कार्य बताओ। तो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नेबोनिडिस था। क्या था? नेबोनिडिस था। उसने अक्कद के राजा सारगोन की खंडित मूर्ति की मरम्मत करवाई। बेबीलोन नगर की कोई दो महत्वपूर्ण विशेषता बताओ। पहला, बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था और इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? तो खानाबदोश पशुचारक निम्नलिखित कारणों से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। पहला, ये लोग कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों में से गुजार कर ले जाते थे। इससे खेतों की क्षति पहुंचती थी और उत्पादन कम हो जाता था। कभी कभी ये किसानों के गांवों पर हमला कर देते थे और उनका माल लूट ले जाते थे। यह व्यवस्था शहरी जीवन में बहुत ज़्यादा बाधक थी। दूसरी ओर कभी कभी बस्तियों में रहने वाले लोग भी इनका रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी या नहर तक नहीं ले जाने देते थे। इस प्रकार झगड़े भी होते थे। खानाबदोश समुदाय के पशुओं के अतिचारण से बहुत सी उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना क्यों जरूरी है? तो शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन होना इसलिए जरूरी, यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड कर लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे सीधा आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यानी अब इस वीडियो में जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो भी हम जल्द ही लाएंगे, ताकि आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए वो आप आसानी से कर सकें इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है, अगला है, मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य किस प्रकार करते थे? तो क्या करते थे, कैसे करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। पट्टिका तैयार करने के लिए एक लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करके गूंथ लेते थे, फिर उसे भाप कर एक ऐसी पट्टी का रूप देते थे जिससे वे आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वे उसकी सतहों को चिकना बनाकर सरकंडे की तीली नोक से उनके नाम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह का बना देते थे। लिखने के बाद पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था और सूखने पर पट्टिका पक्की हो जाती थी और मिट्टी के बर्तनों जैसे मजबूत हो जाती थी। उस पर कोई नया चिन्ह का अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था, है ना। इस तरह से 2600 ईसा पूर्व से ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक मेसोपोटामिया के लेखन और भाषा में क्या क्या परिवर्तन आए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 4 से 5 नंबर में, तो इसको आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ऐड कर रखी हैं। ठीक है, ये आपको कर लेना है। विश्व को मेसोपोटामिया के क्या देना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आपको कर लेना है। क्या क्या देना है विश्व को मेसोपोटामिया की, सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी हैं दोस्तों मैंने। ठीक है, बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता बताइए। तो बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। नगर में एक जुगुरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विशेष मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने ने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों तक खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी, है ना। किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता झलक मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। अगला है, मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषता बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर नगर के प्रमुख विशेषता, ये भी आपको बड़े नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन में 8 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ये इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने कर लिया है। इसके अलावा इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं वो उसका पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको MCQ का पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा लाइक आएंगे तो जल्दी ही 1 से 2 दिन के अंदर दोस्तों मैं वो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।